वेलकम टू टेक्निकल संजीव। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर सिस्टम में, रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, किसी फ्रिज में, किसी एसी में अगर आप कम गैस डालते हैं और ज़्यादा गैस डालते हैं, उसको क्या क्या हमारे सिस्टम पे साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे और क्या इसके साथ सिस्टम कैसा बिहेवियर करेगा। तो आइए जानेंगे आज। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम अगर सिस्टम में कम गैस चार्ज करेंगे तो सिस्टम में क्या इसमें दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम गैस। दोस्तों आमतौर पे क्या होता है कि हमें सिस्टम की पूरी नॉलेज नहीं रहती है, उसमें सिस्टम में कितनी गैस को डालना चाहिए। हमारी जो नई रेफ्रिजरेंट रहती है उनको आजकल जितनी भी हमारे नए रेफ्रिजरेंट है, सभी नए जो टेक्नीशियन, लोकल टेक्नीशियन है जो कंपनी के साथ नहीं जुड़े हुए, उनको पता नहीं रहता है कि सिस्टम में कितनी गैस डालनी है और किस तरह से इसको चार्ज करना है। हमारा सिस्टम रहता है उस पर बेसिकली लिखा रहता है कि इतने आपको इसमें इतनी गैस डालनी है, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसे टेक्नीशियन हैं जो पुराने मेथड बैक प्रेशर की मदद से ही गैस डालते हैं सिस्टम में। लेकिन बैक प्रेशर एक का हमारा सही मेथड नहीं है सिस्टम में गैस को पूरा जांचने का कि उसमें जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो पूरा हो चुका है या नहीं। तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम में क्या रहता है, कई बार जो हमारी रेफ्रिजरेंट है कम रहती है, कई बार क्या आती है ज़्यादा रहती है। तो आज हम जानेंगे कि इसको हम कैसे पता करेंगे कि सिस्टम में कम गैस है, और कम गैस होती है तो क्या करता है, ज़्यादा गैस डालेंगे तो क्या करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कम गैस की। तो सबसे पहले जो गैस रहती है हमारी यहाँ से चार्ज की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ से हमारे जो कंप्रेसर है उसको कंप्रेस करके, वेपर को कंप्रेस करके हमारे कंडेंसर के लिए भेजता है डिस्चार्ज लाइन के थ्रू। तो डिस्चार्ज लाइन में जो हमारी रेफ्रिजरेंट रहती है, अगर कम गैस रहेगी तो हमारी डिस्चार्ज लाइन हल्की गर्म रहेगी और यहाँ पे भी हमारा जो कंडेंसर है वो हल्का गर्म रहेगा। ये सबसे पहले सिम्टम है जानने का कि गैस कम है, या उसमें चॉकिंग भी हो सकती है सिस्टम में। लेकिन अगर हम अभी हम कम गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कम होने के कारण हमारा जो कंडेंसर है वो पूरी तरह से गर्म नहीं रहेगा, हल्का गर्म रहेगा। इससे क्या रहेगा फ्रेंड्स, एक तो हमारा जो रेफ्रिजरेंट है जिसको हमें हल्का सा गर्म रखना पड़ता है, हल्की सी गर्म रहनी चाहिए, और यहाँ पे आके वो कंडेंसर के लास्ट लाइन तक आते आते वो ठंडी हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होगा, इवापोरेशन, इसका एक्सपेंशन वाल्व जैसे ही वो क्रॉस करेगी तो उसका इवापोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जो गैस है वो ठंडी होने स्टार्ट हो जाती है। जिसकी वजह से जो हमारे इवापोरेटर में जो प्रॉपर इवापोरेशन नहीं हो पाता और हमारे इवापोरेटर की एक या दो लाइन सी ठंडी रहती है और प्रॉपर कूलिंग सिस्टम नहीं कर पाता है, और ये हमारे जो सक्शन लाइन के थ्रू है वो वेपर फिर से बाहर आ जाती है। जो हमारी सक्शन लाइन है वो हल्की ठंडी रहनी चाहिए। इससे क्या रहता है फ्रेंड्स, जो हमारे ठंडे वेपर हमारे कंप्रेसर में आएंगे, जो कंप्रेसर हमारा गर्म रहता है हीट की वजह से, जो हमारे इसमें ऑयल रहता है वो हीट की वजह से गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने में हमारी ये मदद करती है। इसको बोलते, ये हमारे जो कंप्रेसर रहते हैं इसको हम रिटर्न कूल कंप्रेसर बोलते हैं, जो कि इसी गैस के सर्कुलेशन के साथ ये ठंडा रहता है, जो कि हमारी ठंडी गैस इवापोरेटर से वापस कंप्रेसर में आती है। तो ये रिटर्न कूल कंप्रेसर है। तो अगर हम सिस्टम में कम गैस डालेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा कंप्रेसर हमारा प्रॉपर ठंडा नहीं हो पाएगा, प्रॉपर कूलिंग इसमें नहीं रहेगी, जो इसका इवापोरेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो इससे जो हमारा नुकसान रहेगा, एक तो हमारा कंप्रेसर कंटिन्यूसली रन करता जाएगा उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए जो हमने उस पर सेट किया, लेकिन वो उसको अचीव नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें हमारे सिस्टम में कम गैस डली है। और दूसरा हमारा जो है वो कंटिन्यूसली काम करेगा, जिससे कि हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। बिजली के बिल आने से जो हमारा सिस्टम कंटिन्यू चलेगा तो बिजली का बिल ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, और इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। जितनी देर हमारा बिजली का खर्च जितना बढ़ेगा उतनी हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है। तो इस तरह से जो हमारा सिस्टम है वो रिएक्ट करेगा, जो प्रॉपर कूलिंग हमें नहीं मिल पाएगी ये कंप्रेसर के कंटिन्यूसली चलने के बाद भी। तो अब हम बात करेंगे ओवरचार्ज। कई बार ऐसा होता है हम किसी कस्टमर के घर जाते हैं तो वो हमें फोर्स करता है कि आप सिस्टम में ज़्यादा गैस डाल दो, कम मत रखना और ज़्यादा गैस डाल दो। तो हमें कस्टमर की बात को नहीं मानना है, हमने अपने जो हमारी टेक्निक
प्रैक्टिकल जो हमारी थ्योरी रहती है, ये जो भी हमारा जितना मापदंड उस पर लिखा रहता है गैस का कि इतनी इसमें गैस डालनी चाहिए, उसी हिसाब से हमें गैस डालनी चाहिए। हमेशा जो भी हमारी मशीन लिखी रहती है उसमें हमारी रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी भी लिखी रहती है, उसी हिसाब से आपने वाई बेट गैस को डालना है। यही हमारा सबसे बढ़िया मेथड है। तो लेकिन फिर भी अगर हमारी सिस्टम में ओवर चार्ज हो जाती है गैस, तो हम समझते हैं उसमें सिस्टम में क्या दिक्कत आती है। ओवर चार्ज करने से क्या होता है, हमारी कूलिंग ज़्यादा नहीं बढ़ती है फ्रेंड्स, बल्कि हमें नुकसान है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से जो हमारी रेफ्रिजरेंट जाएगी, यहाँ पे उसको स्टार्ट एक लाइन से दूसरी लाइन में जब वो हमारे प्रवेश करेगी कंडेंसर में, तो उसको हमें वेपर फॉर्म से उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज होना है। उसमें चेंजेस आनी चाहिए, उसमें जो हम उसकी फॉर्म है चेंज हो जानी चाहिए, उसको वेपर से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो हेड प्रेशर है वो नहीं बढ़ता है। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में गैस ओवरचार्ज होगी तो जो हमारी यहाँ से वेपर है वो ज़्यादा फैलेंगे, जिसके और यहाँ पे जो हमारा जो लिक्विड है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा सभी गैस का। तो अगर ये प्रॉपर लिक्विड नहीं बन पाएगा, हमारे वेपर रहेंगे, तो वेपर से क्या रहता है कि हमारा सिस्टम में जो हमारा हेड प्रेशर बढ़ता है, जिससे कि कंप्रेसर के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कंप्रेसर हाई एम्पेयर चलेगा, उसमें ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो ज़्यादा एम्पेयर के कारण वो ज़्यादा एम्पेयर लेगा और ज़्यादा बिजली खर्च करेगा। तो इसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो हमारे रेफ्रिजरेंट यहाँ से एक्सपेंशन वालों के थ्रू यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ भी एक्सपेंशन वालों पूरी तरह उसको नहीं रोक पाएगा। उसकी जो स्पीड है, जो उसको जितना उसको रिड्यूस करना वो नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से हमारी ओवरचार्ज गैस है इवापोरेटर में चली जाती है। इवापोरेटर में क्या रहता है फ्रेंड, हमारे इवापोरेटर में जाके ये क्या होता है कि जितने इसमें इवापोरेशन लेता है, लेकिन जो हमारी ओवरचार्ज जो गैस रहती है वो हमारी लिक्विड के थ्रू ही हमारी सक्शन लाइन में बाहर आ जाती है। वो इवापोरेटर को उसको चेंज नहीं कर पाता है, उसको वेपर फॉर्म में नहीं कर पाता है ओवरचार्ज होने की वजह से। इसकी वजह से वो सक्शन लाइन में वापस हमारे कंप्रेसर के लिए आ जाती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी सक्शन लाइन जो पीछे लाइन रहती है फ्रिज के पीछे, उसमें हल्की हल्की बर्फ़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो बर्फ़ आएगी तो जो हमारे सिस्टम में कुछ परसेंट ऐसी गैस रहेगी जो हमारे कंप्रेसर में भी लिक्विड के रूप में चली जाएगी। लिक्विड जाएगा तो वो हमारे कंप्रेसर में जो बाइंडिंग रहती है उसके ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंप्रेसर के पिस्टन के जाम होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ओवरचार्ज है वो हमारे सिस्टम को ख़राब कर सकता है। इसलिए कभी भी फ्रेंड्स, कभी भी दोस्तों, आपने ओवरचार्ज सिस्टम में नहीं करना है, ना ही कम चार्ज करना है। आपने जो पुराना मेथड रहता है हमारा कंपाउंड गेज बैक प्रेशर का, उसको आपने छोड़ देना है। हर सिस्टम पे उसकी गैस क्वांटिटी लिखी रहती है, आपने उसको बाय वेट ही सिस्टम में गैस को चार्ज करना है। इससे हमारे जो प्रोडक्ट जो यूनिट रहती है उसकी लाइफ अच्छे से बनी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी मेरी टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।